नमस्कार। न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रहती है हमारी, और राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे की कहानी दिखाने के उद्देश्य के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं मरुधरा की बात। राजस्थान बीजेपी के राज्यसभा में हाल ही में बनाए गए सदस्य राज्यसभा के लिए घनश्याम तिवारी को भेजा गया बीजेपी की तरफ से। अब उन्हें जो उपसभापति का पैनल होता है उसके लिए भी चुना गया है। राज्यसभा में जो सभापति हैं वो पहले से ही राजस्थान के जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी राजस्थान से ओम बिरला है। अब उपसभापति के पैनल में भी राजस्थान को इतनी जगह देने से स्पष्ट है कि बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है राजस्थान के सभी संभागों, सभी जातियों के लोगों के कॉम्बिनेशन को ठीक करने का। जिस तरह से कैबिनेट में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, ये जो नाम है इनको जितनी तरजीह दी जा रही है, और उसके बाद लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बीजेपी राजस्थान को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस वापसी के लिए सत्ता में 1985 का इतिहास दोहराने के लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है, कॉन्टेस्ट चला रही है, कानून बना रही है। आज विधानसभा में जो पेपर लीक के माफिया हैं, पेपर लीक के जो अपराधी हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान का विधेयक भी आखिरकार कांग्रेस सरकार लाने में कामयाब हुई। क्या होगा आने वाले समय में, कितना इससे पेपर लीक पर नियंत्रण होगा, ये समय बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि हर संभव कोशिश राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच जनता के वोट हासिल करने के लिए कर रही है। ऐसे में कोशिशों में सफलता किसको मिलेगी, और इसके बीच दोनों तरफ की गुटबाजी का नफा नुकसान किसको कितना होगा। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी वसुंधरा राजे का स्टेटमेंट आता है। वसुंधरा राजे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहती हैं कि राजनीति में विष पान करना पड़ता है, लेकिन उनका जीवन मंथन है समंदर का, और उसके बाद अमृत निकलता ही है। वो अमृत उन्हें कैसे हासिल होगा, ये सवाल है राजस्थान से लेकर देश की राजनीति तक। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेष मेहमानों के साथ। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से, शैलेंद्र धाबाई बीजेपी से, राजीव जैन हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार हम राजस्थान से हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी राजस्थान की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, पत्रकारिता से आते हैं, राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, इसलिए विस्तार से आपके साथ इस विषय पर चर्चा करते हैं। शुरुआत शैलेंद्र धावाई जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे ये कहती हैं कि विष पान करना पड़ता है, तो आखिर क्यों ऐसी नौबत आई है, क्या वजह है कि पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को ऐसा जनता के बीच कहना पड़ता है? मीना जी देखिए, माननीय वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की 2 बार, और उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करती हैं। अब उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही है ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन अगर अपन देखें कि किस तरह से एक समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन में आपने देखा विष भी निकला था, और विषपान करने वाले को महादेव शिव शंकर शंभू कहा गया, और अमृत भी मिला। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो समय समय पे काल परिस्थिति अनुसार चलती हैं, घटित होती हैं। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा गया वो संदर्भ तो वही अच्छे से बता सकती है। लेकिन आज की तारीख में आपने देखा होगा, जब भी हमारे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हो, चाहे अमित शाह जी की रैली हो, या माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रैली हो, उन तमाम रैलियों में वसुंधरा राजे जी मंच पे रहती हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती रहती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहती हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती हैं, और किस तरह से आने वाले 2023 का जो चुनाव आ रहा है 4 महीने बाद, उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बने, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। जी, शैलेंद्र धबाई जी, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी।
लेकिन एक बात और भी कही जाती है पार्टी के भीतर बहुत सारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा कि पिछली बार वसुंधरा राजे की सरकार थी, हम चुनाव हार गए थे। वसुंधरा राजे अभी जब भी पब्लिक मीटिंग्स में होती हैं, मंचों पर होती हैं, जिन तमाम नामों का आपने जिक्र किया है उनके साथ भी जब होती हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं होता है जैसा कि उनके व्यक्तित्व में शुमार है। क्या वजह है उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम है इस वक्त? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मीना जी। माननीय वसुंधरा जी का आत्मविश्वास पूरा है और वो पूरे लबरेज हैं, और आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हैं। और किस तरह से आपने देखा, वो अपनी धार्मिक यात्राओं के द्वारा वो एक संवाद कायम बनाए रखती हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। तो उनका एक अपना स्टाइल है, एक उनकी कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, और उस तरह से वो लगातार अपनी जनता के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है। और निश्चित तौर पे उनकी कुछ परेशानियां भी इन दिनों आपने देखी होगी, उनके पारिवारिक परेशानियां रही। उनकी बहू जो है वो शायद काफी बीमार रही, तो वो काफी समय से वो थोड़ा पार्टी की गतिविधियों में नहीं आ पाई। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग होती है या जहां भी उनकी आवश्यकता होती है, शीर्ष नेतृत्व जब आते हैं, तो माननीय वसुंधरा जी उसमें रहती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने एजेंडे पे, अपने जो उन्होंने काम किए वसुंधरा जी के शासनकाल में, जो बहुत अच्छी योजनाएं चलाई गई थी, चाहे वो लेकिन भामाशाह योजना हो, स्वास्थ्य की योजना वसुंधरा हो, जी के चाहे काम का अन्नपूर्णा कहीं, रसोई घर योजना हो। हालांकि वसुंधरा जी जी के काम का कहीं कोई जिक्र इस वक्त कम से कम आपके नेताओं के द्वारा नहीं किया जाता है, जो लास्ट में भी है शैलेंद्र धावाई जी, क्योंकि आज पिछली बार वसुंधरा राजे ने क्या किया था उस काम पर जीत नहीं ली जा सकती। आज तो आप क्या कर रहे हैं, केंद्र में क्या कर रहे हैं, प्रदेश में क्या करेंगे, उसी आधार पर आप जनता के बीच जा सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र धावाई जी, आप राजस्थान में आपने कहा कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, स्वाभाविक है। पार्टी राजस्थान जो हाल ही के आने वाले जो चुनाव हैं उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान में पार्टी को दिख रही है। यही वजह है कि राजस्थान के नेताओं को एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के बाद अब घनश्याम तिवाड़ी की तैनाती से क्या संदेश दे रही है पार्टी? देखिए मीना जी, ये तो बहुत खुशी की और गर्व की बात है राजस्थान के वासियों के लिए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में और जो राज्यसभा है, उच्च सदन है, उसमें भारत राजस्थान के ही सपूत, चाहे वो ओम बिरला जी हो, चाहे आप देख जगदीप धनखड़ जी हो, वो उनको सभापति के तौर पे, स्पीकर के तौर पर प्रिसाइड कर रहे हैं। और अब पैनल में घनश्याम तिवाड़ी जी का भी नाम आया है, तो निश्चित तौर पर एक ये खुशी की बात है, गर्व की बात है। और जहां तक देखा जाए तो घनश्याम तिवाड़ी जी का आपने देखा होगा, एक बहुत ही लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। वो कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, तो वो लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। उनके नियम कायदे, किस तरह से वहां पे सांसदों को व्यवहार रखना चाहिए, किस नियम के तहत बहस होनी चाहिए, उन सब प्रक्रियाओं से वो अवगत हैं। और इस तरह से आप देखेंगे तो मेरिट में भी घनश्याम तिवाड़ी जी एक इन पैनलिस्टों में पार्टी सबसे पार्टी अग्रणीय छोड़ नजर आते कर हैं। भी गए थे, जी, एक पार्टी उनका छोड़ तजुर्बा कर भी है। गए थे, कांग्रेस में शामिल भी हुए थे, बीजेपी से अलग भी हुए थे, वो सब भी है, हाँ मीना जी, वसुंधरा राजे के मीना जी, विरोधी भी थे, एक देखिए वो क्या सब होता है, भी। काल परिस्थितियां वश कुछ कमियां गलतियां हो जाती हैं। और जब हम्म, कोई सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो एक काल परिस्थिति वश वो चले गए थे, लेकिन उनकी जो अभी तो आप विचारधारा भूले थी। हुए आ रहे हैं, अभी तो आप भूले हुए जो हैं उनको भी गले लगा रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरह के नाम आ रहे हैं, और जो आपके साथी थे उनको छोड़ते जा रहे हैं। तो वक्त, परिस्थिति, समय, काल, ये सब राजनीति में सबसे बड़ी जरूरत होती है, समझा जा सकता है। राजीव जैन साहब, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त हम राजस्थान में देख रहे हैं, ये जो बीजेपी के द्वारा केंद्र में जितनी वरीयता राजस्थान को दी जा रही है, क्या राजस्थान के जनमानस पर इसका असर चुनावी नतीजों में पड़ता दिखेगा? देखिए मीना जी, एक तो बात आपने सही कही, बीजेपी राजस्थान को बड़ी गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से उसने एक एक करके अपने नेताओं को एडजस्ट किया, जब पद सौंपे, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा पूरी तैयारी से है। जहां तक अभी आप शैलेंद्र धावाई जी से वसुंधरा राजे जी के संदर्भ में बातचीत कर रही थी, तो उस संदर्भ में जैसे धावाई जी ने खुद ने कहा
कि वो वसुंधरा जी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं पार्टी का पूरा। तो मार्गदर्शक तो मंडल अपन ने केंद्र में भी देखा था इनका, तो कहीं उसी तरीके का हश्र वो नहीं हो जाए। तो वो एक अलग चीज है। क्या होता है, राजनीति संभावनाओं का खेल भी है, कब वसुंधरा जी की जरूरत पार्टी को पड़ जाए, या वसुंधरा जी किस रूप में, किस रणनीति के तहत पार्टी को मजबूत करेंगी, ये उनके देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो पार्टी का जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है, वो जो एक सीन बना रहा है, उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग वर्गों के अलग अलग क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को वो बड़ी तवज्जो दे रहा है। अभी चर्चा जो हो रही थी कि संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में किस तरीके से राजस्थान के नुमाइंदों को एक प्रमुखता दी गई है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, तीनों अलग अलग वर्गों से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, तो उनका भी प्रभाव का इस्तेमाल करेगी पार्टी। और पार्टी हर जगह कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम रख रही है। लेकिन अभी तक जो चीजें चल रही हैं वसुंधरा जी को लेकर कि उनकी क्या भूमिका रहेगी, तो वसुंधरा जी की भूमिका केंद्रीय नेतृत्व का जो रोल चल रहा है, उसमें वो सभी नेताओं को एक समान रूप से सामूहिक नेतृत्व के रूप में आगे लाना चाहता है। पार्टी का जो सोच है, और इनकी पार्टी किसी व्यक्तिवादी पार्टी के रूप में भी कहीं जाहिर नहीं होती, और केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूत है भाजपा का इस समय, मौजूदा समय में, तो वो किसी और नेता को इस तरीके से नहीं, और नए लोगों को भी उभार रहा है, जो ला रहा है राजनीति में आगे। उनको कमान भी सौंपी जा रही है, उनसे काम भी कराया जा रहा है, और कई राज्यों में, दूसरे राज्यों की मैं बता रहा हूँ, वहां भी अच्छा काम हो रहा है। तो राजस्थान के संदर्भ में भी पार्टी ये देख रही है, एक नेता के पर निर्भरता के बजाय और सामूहिक नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। और वो सामूहिक नेतृत्व आप भी देखेंगी मीना जी, तो वो 50 से 60 वाली एज के ग्रुप के लोगों को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। ओम बिरला जी भी उसी रेंज में है, गजेंद्र सिंह भी हैं, कैलाश चौधरी भी उसी रेंज में है। तो इनके साथ अनुभवी नेताओं का भी एक किया गया, जैसे अर्जुन मेघवाल जी हैं, वो इन सबसे ज्यादा उम्र में है, लेकिन वो बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है, उनको प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो मेरी एक निजी जानकारी है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो उनको भी कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रबंधन समिति भाजपा की बनने वाली है, तो शायद उसकी कमान उनको सौंप दी जाए। जैसे मध्य प्रदेश में भी एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी, तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं किसी केंद्रीय मंत्री को वो सौंपी जा सकती है। तो उसमें फिर वसुंधरा जी का क्या, अभी धाबाई जी जैसे कहते हैं, आपने भी उनसे पूछा कि पिछला चुनाव वसुंधरा जी के कामकाज पे ही लड़ा गया था और पार्टी हार गई थी। वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2 बार पार्टी ने चुनाव लड़ा, 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी हारी। 2003 से 2008 तक उनका शासन था, 2008 में पार्टी हारी, और 2013 से 18 तक भी उनका शासन था, तो 18 में भी पार्टी हारी। तो पार्टी का एक वर्ग ये कहता है कि इतना अच्छा काम था तो पार्टी फिर क्यों हारी, वो भी एक सवाल है। उसका जवाब कहीं अभी तक किसी रूप में पार्टी के सामने नहीं आया। ये एक अलग बात है कि जनसभाओं में, पब्लिक मीटिंग में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या अलग अलग मंचों पर पार्टी के नेतृत्व को ये कहना ही पड़ता है कि हमारी भाजपा पिछली सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। और जहां तक अभी आपने वसुंधरा जी की बॉडी लैंग्वेज जो पब्लिक मीटिंग में वो जा भी रही है, जैसे प्रधानमंत्री की या भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी की या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं में जाती हैं, तो उनका रुख एक अलग होता है। बाकी पार्टी के कुछ लोग जो चर्चा करते हैं वो कहते हैं कि पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं, पार्टी की कुछ अलग तरीके की पिछले 2-3 साल में उनकी अनुपस्थिति बहुत रही। ये हो सकता है उनकी निजी परेशानियां रही हो, लेकिन निजी परेशानियों के साथ उन्होंने धार्मिक यात्राएं भी की। वो राज्य के अलग अलग जो पिछले दिनों जिन भाजपा नेताओं का निधन हुआ, उनके यहाँ संवेदना व्यक्त करने भी गई थी, तो उसमें भी उनका कहीं ना कहीं यही था जनमानस का को टटोलना और अपने पीछे लाना। तो निश्चित रूप से वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर उनके समर्थक ये दबाव बना रहे हैं कि चुनाव से पहले उनको चेहरा घोषित किया जाए। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किस चीज से बच रहा है कि उनको चेहरा घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, वो अभी विचार मंथन में है। उसमें भी कहा जाता है कि वसुंधरा जी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण भूमिका किस रूप में होती है, वसुंधरा जी के जो समर्थक हैं वो एक बात और भी है, एक बात और भी है राजीव जैन साहब, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, वहां पर नई पीढ़ी को तैयार किया जाता है। नई पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत होती है। समय के साथ जो नए लोग हैं उनको कमान संभालनी होती है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, केंद्र में मंत्री बन चुकी हैं, यहाँ प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं। अगर आप
कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी नहीं देना चाहती है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, जो कि सच है, अगर नहीं देना चाहती है या अभी तक नहीं दी गई है, भविष्य क्या होगा मालूम नहीं, और अगर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के मूड में बीजेपी इस वक्त दिख रही है, तो श्याम सुंदर शर्मा जी, वसुंधरा राजे को इतनी क्या जरूरत है, राजनीति में इतनी महत्वाकांक्षा, वो 2 बार मुख्यमंत्री रही इस राज्य की, उन्हें खुश होकर उन्हें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी माता जी जो थी विजया राजे सिंधिया, वो उन लोगों में थी जिन्होंने बीजेपी की शुरुआत में उन्हें सींचने का काम किया, वो भी बड़ा मन दिखा के क्यों नहीं इस जेस्चर में आ जाती कि पार्टी को भी लगे कि देखिए जिस तरह से भी हमारे नेता जो है वो काम करती, क्योंकि दरअसल उनका जो व्यक्तित्व है उसको ये सूट भी करता है। देखिए मीना जी, राजनीति में पद नहीं मिलता है तो फिर कुछ भी नहीं मिलता, और मुख्यमंत्री का पद तो ऐसा होता है जो 40,000 लोगों को पद बांटने का काम करता है, और फिर देखिए साधन कितने मिलते हैं, किस प्रकार से क्या कुछ कर पाता है। तो मुख्यमंत्री तो केंद्रीय मंत्री से भी बड़ा होता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और उसका चेहरा बन करके आगे आऊं। तो ये चीजें, जैसे अशोक गहलोत 4थी बार मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है, जब 73 साल पूरे हो गए, तो ये क्यों नहीं देखे 3रे साल? बहन भाई का मामला है, एक बार भाई बने, दूसरी बार बहन बने, तो ये तो सिलसिला है। अब देखिए राजनीति में हर कोई चाहता है कि मैं महत्वपूर्ण बना रहूं, यदि मेरे लोग मेरे साथ नहीं होंगे, अगर कोई चेहरा ही डिक्लेयर नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, तो वसुंधरा जी को कौन कहने आएगा कि मुझे टिकट दिला दो, आपकी चलेगी, आप मैं आपके साथ हूँ। तो ये देखिए राजनीति में निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि आपके पास पद है और महत्वपूर्ण पद है तो आपके पीछे फॉलोवर खड़े हो जाएंगे, नहीं तो सब कहेंगे कोई बेकार है, अब इनका तो मामला ही ठीक नहीं है, तो इसलिए कट जाता है। तो वसुंधरा जी बार बार इस चीज को देखिएगा, शुरुआत में तो ये मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का और चुनाव हार गई थी। भाग्य से है कि हमारे बेरू सिंह शेखावत ने कहा, इनकी माता ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था, बेरू सिंह शेखावत, तो उन्होंने अपना बदला चुकाने के लिए कहा कि भाई पहले तो ये धौलपुर से एमएलए का चुनाव लड़ी पहली बार, उसके बाद कहा कि भाई चलो लोकसभा का चुनाव लड़ लो, और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद तो ये 5 बार सांसद बन गई, 5 बार विधायक बन गई और दो बार मुख्यमंत्री बन गई। ये भाग्य, अलग अलग तरह का भाग्य का खेल है। अब भाग्य का खेल है कि जिस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को ये सिखाया था कि राजधर्म का पालना करना चाहिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहलाने वाली भी हमारी वसुंधरा राजे हैं, तो वो व्यक्तित्व आज पहचानता है कि मेरे को राजधर्म का पालन कराने वाली मुख्यमंत्री बनी, अब मेरे अधीन रह करके मैं चाहूंगा जो दूंगा, ये नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं। तो देखिए लड़ाई बड़ी अलग तरह की, ये तो सपने देख रही थी कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं और प्रधानमंत्री की दावेदारी करूं। आपने देखा नहीं, जब 2019 के जब मतगणना हो रही थी तो ये अलग तरह से कर रही थी, बहुत सारी चीजें कर रही थी, और इन्होंने तो 25 सांसदों को लेकर के दबाव बनाने का प्रयास किया कि मेरे पुत्र को बनना चाहिए। तो ये राजनीति में जब मौका पड़ता है व्यक्ति अपने आप को निखारने का प्रयास करता है, वो निखारने का प्रयास अब भी करिए। सीपी जोशी को तो इन्होंने छोटे से पद पे दिया था, पहले किया था, फिर उनको सांसद बनाया, आज वो बन गए। गज्जू बना को भी, जो गज्जू बना कहती है, उनको भी सांसद बनाने का काम किया। तो वसुंधरा ने बहुत सारे सांसद बनाए, सब केंद्रीय मंत्री बन गए, कोई उपराष्ट्रपति बन गया। आप देखे नहीं, जगदीप धनखड़ तो किस तरह की राजनीति होती थी राजस्थान में। जगदीप धनखड़ मैंने रोते हुए देखा विधानसभा में कई बार, जब बेरू सिंह जी ने आरोप लगाया। भाग्य का खेल कुछ कह नहीं सकते ना, भाग्य का कहाँ उदाव करके अगर हमारी राष्ट्रपति बन जाती है प्रतिभा देवी पाटिल यहाँ से, तो ये चीजें अलग है। जब तक पद नहीं होता व्यक्ति की पूछ नहीं होती, इसलिए राजनीति में पद जरूरी है। और ये गलती दरअसल वसुंधरा राजे की नहीं है, हमारी व्यवस्था की है, हमारे समाज की है, हमारे मनुष्य प्रजाति की है कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं होंगी या शक्तिशाली नहीं होंगी तो ना लोग उनके पास जाएंगे, ना उन्हें प्रणाम करेंगे, ना उन्हें पूछेंगे, और ना ही राजनीति में जो कुछ उनका योगदान इस देश में और इस प्रदेश में रहा है उसे याद करेंगे, भूल जाएंगे। इसलिए वो जनता को याद दिलाए और उनके कार्यकर्ता को भी याद रहे, लगातार याद बना रहे, वो सिर्फ तभी संभव है जब वो कुर्सी पर है। कितनी बड़ी विडंबना है, जिस व्यक्ति ने आपको इतने लंबे समय तक जो कुछ दिया, उनके द्वारा तैयार की गई पूरी की पूरी एक खेप है राजनीति में, राजस्थान में,
और एक के बाद एक, जैसे श्याम सुंदर शर्मा जी ने नाम गिनाया, वैसे ही कुछ और नाम मैं भी आपको गिना सकती हूँ। दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, यूनुस खान, बहुत सारे नाम है। यहाँ तक कि राजेंद्र राठौड़ उनके करीबी हुआ करते थे, आज अच्छे रिश्ते नहीं है। तो राजनीति में जो राजनेता है वो सत्ता के साथ रहते हैं, और वसुंधरा राजे तो राज परिवार से आती हैं। ऐसे में अगर वो बचपन उनका राजशाही में निकला और उनकी युवावस्था से लेकर आज तक उन्होंने लोकतंत्र में भी जो है वो नेतृत्व शिखर पर रही, अब जब उन्हें वो सबसे दूर अकेलेपन में रहना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से उनके बॉडी लैंग्वेज में ये बदलाव आएगा। लेकिन बदलाव समय की जरूरत होती है, और समय की जरूरत के मुताबिक जो बदलाव आ रहा है उसमें उनको विषपान की स्थिति महसूस हो रही है। तो डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, अमृत किसको मिलने वाला है राजस्थान में? मीना जी, मैं चाहूंगा एक बार मुझे संदर्भ बताएं कि आज का जो डिबेट है उसका संदर्भ क्या है, ताकि मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूं। डॉक्टर साहब, विषय तो आपको 2 घंटे पहले जब आपकी पार्टी के प्रवक्ता तय करने के लिए होते तब भी बताया जाता है। विषय है राजस्थान। नहीं, मुझे ब्रीफ। जी प्लीज। एक तरफ राजस्थान में बीजेपी राजस्थान के नेताओं को केंद्र में वरीयता दे रही है, तरजीह दे रही है, और राजस्थान में अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे कहती हैं कि विष पान करना पड़ रहा है उन्हें। ये बीजेपी की स्थिति है। लेकिन बीजेपी जो केंद्र में जातिगत समीकरण, संभागों को बांटकर सभी लोगों को अकोमोडेट करने के जो प्रयास कर रही हैं, उसका पलटवार, उसका काउंटर कांग्रेस कैसे करेगी, मेरा ये सवाल है आपसे, और ये विषय है आज का। मीना जी, देखिए, 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनका जो देश पे शासन हो रहा है, उनका अपना एक तरीका है, और जिस तरह का वो शासन करते हैं और पार्टी पर नियंत्रण करते हैं, उनकी अपनी एक शैली है। वो कहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं उनके कार्यों की समीक्षा करते हैं, वो समीक्षा राजनीतिक करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी जिस देश के जिस संभाग में चुनाव हुए हैं, उन्होंने कैबिनेट रिशफल में उन संभागों के लोगों को शामिल करने की जो नीति अपना रखी है, उसको कहते हैं कि मैं समीक्षा करता हूं, लेकिन समीक्षा नहीं करते हैं। वो राजनीतिक प्राथमिकताओं तय करते संभागीय स्तर पर उन प्रदेशों में जहां चुनाव आने वाले होते हैं, वहां पर वो राजनीतिक अपॉइंटमेंट भी करते हैं, उसके साथ साथ फेरबदल भी करते हैं। तो उनका विकास या अच्छे काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी चुनाव देश में, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे पंचायत के हों, वो चुनावों की रणनीति में उनका 24 घंटे दिमाग चलता है, और वो अपनी पूरी राजनीति का जो प्रयोग है वो उस चुनावी प्रबंधन के माध्यम से करते हैं। वे सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल देखें तो हमेशा उन्होंने राज्यों को प्राथमिकता दी है जहां चुनाव थे। अब 5 राज्यों के चुनाव है, तो उन 5 राज्यों के चुनाव में वो उनकी नियुक्तियां भी दे रहे हैं, उनकी पोजीशनिंग भी कर रहे हैं, और अपना जो आभा मंडल है उसको राजनीतिक रूप से सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मोदी जी की स्टाइल है। अब जहां तक वसुंधरा जी की बात है, वसुंधरा जी की उनसे 2014 के बाद से जब से प्रदेश की राजनीति में उनका आमना सामना हुआ है, तो उनके गण मिलते नहीं है। अब डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आप वसुंधरा जी की बात करें उससे पहले आपने जो कुछ कहा है, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें जमीनी हकीकत से लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि को ठीक से समझाएं। आपने जो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जनता इससे ये अभिप्राय लेगी, ये समझेगी कि ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग तो प्रधानमंत्री की बड़ी अच्छी है कि वो जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के व्यक्तियों को राजनीतिक पदों पर अच्छी जगह नियुक्ति देते हैं, ताकि उस जनता को एक संदेश जा सके। राजनीति में जो व्यक्ति बैठा है, जो शिखर पर है, वो यही करने के लिए वहां बैठा है। ये उसका प्राथमिक काम है, सबसे पहला काम है कि वो कैसे उस राज्य के लोगों को खुश करे। तो उन्होंने आपकी बात के मुताबिक कम से कम राजस्थान के लोगों को खुश करने का काम तो किया है प्रदीप जी। हाँ, करते हैं, उनका ये स्टाइल है। वो चुनावी प्रबंधन की प्राथमिकता देखते हुए अपने लोगों को भी प्रमोट करते हैं, वो अपने सिस्टम को भी कंसोलिडेट करते हैं, और जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां अपनी वो भावी टीम को भी एक इशारा देकर वहां राजनीतिक रूप से एक मैसेज देने का काम करते हैं। ये उनकी राजनीतिक खूबी है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं
कि राजनीतिक रूप से वो इस जो व्यवस्था उन्होंने की है वो यूनिक है और उनका अपना है। वो देश की प्रगति के नाम पर नहीं, मंत्रियों के कामकाज पर नहीं, वो चुनावों की दृष्टि से जहां जहां देश में चुनाव होते हैं वो उनकी प्राथमिकता हर नेता की हो सकती है, इसलिए मैं इसे बुरा नहीं मानता। उनका ये स्टाइल है, ये इसलिए मैं बता चाहता हूं कि उनकी प्राथमिकता चुनाव प्रबंधन है और चुनाव जीतने के लिए वो अपनी सारी प्राथमिकताओं गौण करते हुए अपनी पार्टी को राजनीतिक रूप से स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। ये उनका प्रयास है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। हर नेता करता है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है। इसलिए मेरा ये कहना कि उनका स्टाइल है तो कर रहे हैं। और जहां तक वसुंधरा जी की बात है, उन्होंने कहा कि हम विषपान करना पड़ता है, तो विषपान की स्थिति उनकी शुरू से है, क्योंकि मोदी जी ने, जब आपको ध्यान होगा कि भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने सिलेक्शन की बात हुई तो गजेंद्र सिंह को उन्होंने बनाने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया। मोदी जी का ये स्वभाव है कि उन्हें कोई राजनीति से उसका विरोध करता है या उनके तर्क से सहमत नहीं होता है तो वो उनके साथ लंबी राजनीति नहीं करते हैं, उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठाते हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि जिनके साथ उनके मतभेद हैं, जिनके विचारों से उनकी भिन्नता है, वो लोग उनके सिस्टम में आकर उनको ज्वाइन करें। मोदी जी किसी को फॉलो करने की नहीं है। और उस दिन से वसुंधरा जी और मोदी जी के बीच में जो ये लाइन खींची हुई है उसमें समय की बात है। आज वो प्रधानमंत्री है और वसुंधरा जी आज चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं लेकिन प्रदेश की मुख्य धारा से वो दूर है। तो प्रयास यही चल रहा है कि कोशिश हो रही है कि वो चाहती है कि उन्हें कुछ मुख्य धारा में लाया जाए, लेकिन मोदी जी के अपने कार्ड हैं, वो अपने कार्ड खेल रहे हैं। इसलिए मोदी जी आज पार्टी में और सरकार में अपना प्रभुत्व रखते हैं। इसलिए वसुंधरा जी को जो उनकी तकरार है, राजनीतिक मतभेद है, उसको तो भुगतना होगा। राजनीति में मतभेदों की वजह से आप ऊपर नीचे होते हैं, तो आज मोदी जी ऊपर है, वसुंधरा जी नीचे है, तो इसमें कुछ समझने की ज्यादा व्यक्ति नहीं है। और वही बात है कि उनके सांसद को दुष्यंत सिंह जी 6 बार के सांसद होने के बाद भी मंत्री नहीं बनाए गए। समझने की बात यह है कि मोदी जी का जो चुनावी प्रबंधन, जिसकी पिछले 5 मिनट से आप लगातार तारीफ कर रहे हैं, वो राजस्थान में आपके लिए मुश्किल बन सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, मैंने आपसे कहा यह उनकी रणनीति है, उनका प्रबंधन है। सवाल राजस्थान के चुनाव की बात है तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं राजस्थान में यहाँ की स्थानीय प्राथमिकताओं लेकर चुनाव होगा। स्थानीय प्राथमिकताओं में यहाँ की जो लोकल सरकार कांग्रेस सरकार है, उन्होंने लोगों के साथ न्याय किया है, उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं को की बात कही है और उन्होंने गरीब जन जन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाकर सभी को लाभान्वित किया है। इसलिए राजस्थान में लोग अपनी प्राथमिकता और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव में जाएंगे। उनमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी किसको बनाती है नहीं बनाती है। उनको वर्तमान सरकार जो सुविधाएं दे रही है, महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर वो स्कीमें दे रही है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक जन जन तक पहुंचने में सफल रहे हैं। इसलिए यहाँ का प्रत्येक वोटर कांग्रेस को वोट देगा और हम सत्ता में वापस आएंगे। आप प्रधानमंत्री जी के मनोनयन से या उनके राजनीतिक मनोनयन करने से या तो मतदाता कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा में जब तक उनको जो उनके निकट होगा, उनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जो उनका हाथ पकड़कर वो अपनी बात कह सकते हो, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो, अपना विरोध दर्ज कर सकते हो, वो उस नेता के साथ है। और अशोक गहलोत इस मामले में पूरे प्रदेश में सबके लिए उपलब्ध है। जी प्रताप राव जी, अशोक गहलोत जी काम के दम पे चुनाव जीतेंगे, ये कांग्रेस का दावा है। बीजेपी चुनावी प्रबंधन कर रही है, ये आरोप भी है। लेकिन राजस्थान के लोगों को जिस तरह से बीजेपी केंद्र में अकोमोडेट कर रही है, आने वाले चुनाव में उसका कितना फायदा बीजेपी को आप देखते हैं? मीना जी, देखिए, चुनावी फायदे से इतर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आजादी के बाद का अगर राजस्थान का इतिहास देखा जाए कि देश की राजनीति में क्या योगदान रहा है, तो देखने में ये आता है कि जब जब कांग्रेस सरकार केंद्र में आई है, राजस्थान की घोर उपेक्षा की है। राजस्थान की जो उसकी जो ताकत है, राजस्थान का जो साहस है, राजस्थान का त्याग और तपस्या है, उसको एकदम से नकारा गया है। देखिए, एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं नजर आता। राजस्थान से अगर कोई बड़े नेताओं को अगर मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया तो बलराम जाखड़ पंजाब से आते थे, बूटा सिंह पंजाब से आते थे। लेकिन जब जब बीजेपी आई है, देखिए, हम देखते हैं कि पहले सतीश चंद्र अग्रवाल थे, जब 77 में सरकार आई तो उन्हें वित्त राज्य मंत्री के स्तर पे लाया गया। उसके बाद जब सरकारें आई तो जसवंत सिंह लगातार बहुत ही प्रमुख स्थितियों में रहे और अब भी ऐसी स्थिति है। तो एक बात तो साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो राजस्थान, देखिए मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली की राजनीति
गलियारों में घूमने के बाद मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी भेदभाव बरता जाता है। ये एक साफ तौर पे नजर आता है। हमें राजस्थान को जानबूझकर राजनीतिक तौर पे पिछड़ा माना जाता है, उसको पीछे किया जाता है, ऐसा नजर आता है। और इसका बहुत बड़ा कारण कि लंबे समय से देखिए राजस्थान में कांग्रेस से कोई बड़ा, अगर कोई कांग्रेस से कोई बड़ा नेता जिसका राष्ट्रीय राजनीति में योगदान रहा तो वो केवल एकमात्र अशोक गहलोत है, जिनकी कोई भूमिका रही। तो एक भी नेता राजस्थान से ऐसा नहीं कांग्रेस ने, जबकि राजस्थान में इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो पूरे देश को संभाल सकते थे, जिनकी अपनी प्रतिभा थी, जो एक के बाद एक राजस्थान में आते रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मान सम्मान नहीं दिया। तो मेरा एक ही कहना है कि देखिए ये इतिहास की बात है। अब इसका कितना असर पड़ता है, निश्चित तौर पे एक बात तो देखा जाए, देखिए जहां तक राजस्थान के स्वाभिमान की बात है, एक अच्छा लगता है। देखिए मैं एक नॉन पॉलिटिकल तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं अब दिल्ली में घूमता हूँ तो मैं जब संसद भवन जाता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि राज्यसभा जाऊं तो वहां राजस्थान है, लोकसभा जाऊं तो वहां राजस्थान है। अगर मंत्री भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण मंत्री है, तो मुझे एक अच्छा लगता है कि वहां राजस्थान का नाम तो आ रहा है, तो ये हर राजस्थानी को एक अच्छा लगता है। इसलिए हम ये कहें कि बीजेपी कर रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी इसको राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहेगी, लेकिन एक राजस्थानी के तौर पर मुझे इस बात का दिल्ली में रहते हुए बड़ा एक आत्मसम्मान होता है, एक अच्छा लगता है कि हमारे राजस्थान के जो नेता हैं वो प्रमुख स्थानों पे हैं और उनसे मिलकर हमें खुशी होती है कि हमारे राजस्थान के लोग ऐसी जगह पे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो प्रतापराव जी, जब आपको दिल्ली में रहकर, आप राजनीति में किसी पद पर नहीं है, पत्रकारिता में भी किसी बहुत बड़े संस्थान से उस तरह से जो जिसे कि आपने कहा कि वहां पक्षपात होता है, तो आप जब बहुत आत्मविश्वास महसूस करते हैं, वसुंधरा राजे क्यों विष पान कर रही है? उन्हें क्यों लगता है कि उनके लिए अमृत का अभिमंथन होना बाकी है? ये वसुंधरा राजे जी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन जैसे आप कह रही हैं विश्वास कर रही हैं, तो राजनीति में शायद हो सकता है कि राजनीति में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर राजनीति में ये है कि अप्स एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं। नरेंद्र मोदी भी हम जानते हैं कि 1992 से 2002 तक राजनीति, गुजरात की राजनीति से पहले गायब कर दिए गए और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका काफी सीमित कर दी गई। तो इसलिए नेता के जीवन में और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा कालखंड आता है कि जहां उसे एक क्या कहते हैं, अपने एक पीछे हटकर, कदम पीछे हटाकर बैटिंग करनी होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे माने केवल भाजपा की राजनीति नहीं, राजस्थान की राजनीति के लिए भी एक पर्याय है, उनकी जरूरत है। देखिए उन्होंने बड़ी लंबी सेवा की है राजस्थान की, और राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 20 सालों से लगातार राजस्थान की सेवा कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुद्धिमान पार्टी इतनी बड़ी नेता की कोई उपेक्षा करेगी। हो सकता है, मुझे लगता है कि वहां पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में कोई टाइम लग रहा होगा, तो हो सकता है इसलिए कोई वेट एंड वॉच भी हो रहा होगा और उनकी आपस में भूमिकाएं तय हो रही होंगी, पर इससे ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी ये राजनीति की बात है, तो वसुंधरा राजे जी ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं कि वो क्या चाहती हैं और पार्टी अच्छी तरह जानती है कि वो क्या देना चाहती है। जी, पार्टी अच्छी तरह जानती है कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। ये बार बार कहा भी जा चुका है, कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट आए भी हैं। शैलेंद्र धवाई जी, आने वाले दिनों में राजस्थान में जो रणनीति बन रही है उसमें वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। यही वजह है कि कहीं कोई एक निराशा का माहौल उनके जहन में, उनके मन में आ रहा है और वो खुद को शिव का भक्त बता रही हैं और शिव हमेशा अच्छा करता है, ये संदेश भी दे रही हैं। मीना जी, आप देखिए, निश्चित तौर पर वसुंधरा जी को कोई जिम्मेदारी रहेगी, वो तो हमेशा रही भी है उनके पास, और जो हमारा संसदीय बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व, वो जो भी जिम्मेदारी देगा उसको वसुंधरा जी निभाएंगी। और लगभग जैसे परिवर्तन यात्राएं हमारी सितंबर में शुरू होंगी, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अभी जो फिलहाल जो बता रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे भारत में घूमे हैं,
हर राज्य में कम से कम उन्होंने 10-10 दौरे लगाए होंगे। इनसे पूछ लीजिए, इनके कांग्रेस पार्टी के कितने प्रधानमंत्री हुए जो पूरे बताइए भारत का शैलेंद्र भ्रमण भाई किया। जी, तो एक मैं बात मैं इनका बताइए। जवाब भी देना चाह रहा था, इनकी बात का जवाब भी देना चाह रहा था कि वो इतने पॉपुलर लीडर हैं कि आज विश्व उनके तरफ देख रहा है, भारत की तरफ देख रहा है। आज विश्व में 78% उनकी पॉपुलैरिटी है, ग्लोबल लीडर हो चुके हैं, और इनके राहुल गांधी जी की 8% है। तो ये ना बताएं कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा, ये कह रहे थे कि विकास की बात। अब आप बताइए, राजस्थान में विकास की गंगा बह चुकी है। अगर केंद्र की नीतियों की अपन बात करें तो आवास योजना जो दी गई है उसमें 20 लाख से अधिक राजस्थान को मिले हैं, गरीब लोगों को आवास मिले हैं। अगर शौचालय मिले हैं तो आप देखिए 76 लाख महिलाओं को, जिसका मान सम्मान कभी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उनको दिए गए। आप अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो 69 लाख लोगों महिलाओं को हमने गैस सिलेंडर देने का काम किया है। ज्योति कुटीर उद्योग के तहत 50 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन दिए। जनधन खाते कितने खुले? कोरोना में 4 करोड़ लोगों को टीका लगा है। राजस्थान में रेलवे का बजट क्या हालत थी, हमने 9,000 करोड़ रुपए रेलवे का बजट दिया है राजस्थान में। आप देख रहे हैं किस तरह से रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे लाइनें इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। 2-2 वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड की दे दी है, राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा दिया है। आप पूछिए विकास क्या था? अगर ये डिबेट करने बैठेंगे तो इनके 55 साल के कांग्रेस के इतिहास को या 65 साल के हिंदुस्तान के इतिहास को 9 साल के साथ मैं तुलना करूंगा तो मैं बताता हूं 80% काम हमने 9 साल में करके बता दिया। चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों का हो, रेलगों का हो, हवाई अड्डों का हो, बंदरगाहों का हो, चाहे आप देखिए रक्षा उपकरण की बात हो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने की बात हो। जी जी शैलेंद्र जी, आप काफी परिपक्व प्रवक्ता हैं, काफी तथ्यों के साथ बात करते हैं। आप 60 नहीं, मैं इनका जवाब दे रहा था कि विकास क्या हुआ। आप यही तो इनकी सोच है कि कांग्रेस पार्टी ने विकास तो किया नहीं। कंपेयर नहीं कर सकते आप। 60 सालों को 10 सालों से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। नहीं, कैसे नहीं किया जा सकता मीना जी? 60 साल में जो अगर काम हुए हैं, अगर आपने इच्छा शक्ति आपकी होती, निष्ठा होती सरकारों की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की या विपक्षी सरकारें रही, तो क्या भारत का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था? आज हम 30-40 साल पीछे आ गए। आज हम अर्थव्यवस्था में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, 10वें अर्थव्यवस्था थे, हमने उनको पछाड़ दिया। तो ये इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, विकास का एक जज्बा होता है, किस तरह से विकास करना है, यह आपको आज देखने को मिला है। एम्स, आप बताइए, 7 एम बनाए इन्होंने 65 साल में, हमने 9 साल में 15 एम बना के दे दिए। 74 एयरपोर्ट ने हमने 74 बना दिए। तो आपने मणिपुर जला दिया, आपने मणिपुर जला दिया श्रीमान, मणिपुर। हाँ, आइए ना बात सामने, आइए, नारी सम्मान की बात करो, बनने लग गए, नारी सम्मान की बात करो। तीसरे नंबर पर भारत। मोबाइल वर्तमान बात कीजिए, बात सब बंद हो चुकी है। आपके गैस कनेक्शन आगे नहीं चल रहे, ये नहीं, गैस कनेक्शन आगे नहीं चल रहे, पचता नहीं है, बिजली अभी आधे गांव में नहीं पहुंची। आप आंकड़े देखेंगे बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। शौचालय नहीं दे पाए आपने, आंकड़ों से नहीं चलता है देश, आंकड़े जैसी चलते हैं, आपने आंकड़ों संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। इनको चुप कराइए मीना जी, चुप कराइए, प्रदीप जी को चुप कराइए पहले। तो आप झूठ आगे मत दीजिए, बीच में नहीं, आप बात करिए, देश में क्या हो रहा है उसकी बात करिए। अगर मैं गंगा गा रहे हैं आप, विकास की गंगा तो बात कर रहे हैं, आंकड़ों से देश नहीं चल रहा है। आपका एक भी आंकड़ा सच्चे नहीं है, जिसके वोटों पे आप एक भी आपका आंकड़ा सच्चे नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को अगर ट्रिपल तलाक से चिल्लाने से नहीं देश बनेगा। मणिपुर की बात कीजिए, तो बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नारी सम्मान की बात कहाँ है? नारी सम्मान की बात कहाँ है? शैलेंद्र जी दुनिया घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं पहुंच रहे। प्रदीप जी को चुप कराइए। मीना जी देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं, प्लीज। प्रदीप जी बोल रहे हैं बीच में, ये नहीं। प्रदीप जी प्लीज। तो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं आप? 2014 के आंकड़े दे रहे हो क्या? 2014 में योजना है, आज एक योजना धरातल पे नहीं है। आज 2014 की एक योजना धरातल पे नहीं है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब नहीं चल रहा, बातें चल रही, आप नारे करो। आपकी प्राथमिकताएं नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं है ही नहीं, पीड़न दुष्कर्म में आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। महिला उसमें बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। ऐसे बहस नहीं हो सकती। मीना जी इनको चुप कराइए, इनका ऑडियो म्यूट करवाइए सर। कर दीजिए दोनों का प्लीज। आप दोनों इस बात को ठीक से समझ लें, आपका ऑडियो ऑफ है, आपको सुन नहीं रहे हैं दर्शक, आपको जनता सुन नहीं रही है। आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आपको अपना बीपी हाई नहीं करना है।
आप जनता के बीच जाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जनता के बीच अपनी बात रखने के लिए बैठे हुए हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपका गुस्सा लाजमी है। आप जब शैलेंद्र धावा ये कहते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ और 10 साल में सब कुछ हुआ, ये नहीं हो सकता शैलेंद्र धावा जी। ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा। मीना जी करेक्ट करूं प्लीज, लेट मी करेक्ट। ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि 60 साल में जितना विकास हुआ उससे ज्यादा विकास हमने 9 साल में करके दिखाया। तो इच्छा शक्ति नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं अरे आप कुछ तथ्य बात कर रहे हैं, गलत शब्द आप गलत बात कर रहे हैं। ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता प्रदीप जी, ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। होता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके वादों में कोई सत्यता नहीं है। आपके वादों में कोई सत्यता नहीं है। अरे वादों में तो आपके अशोक, आपका सत्यता से कोई संबंध नहीं है। आपका नेता जो 60 लाख किसान आज भी दोनों का ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। मैं मेरे दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। राजीव जैन साहब, मैं आपके पास आती हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को समझ लें कि जनता उनको सुन रही है। आपके चिल्लाने से या इलॉजिकल आर्गुमेंट से जनता को आप बहुत मतलब नैरेटिव आप बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। ना तो शैलेंद्र धावा इस बात को प्रूव कर सकते हैं फैक्चुअली कि पिछले 60 साल में जो काम नहीं हुआ या उस रफ्तार से ज्यादा काम आपने पिछले 10 साल में किया, ये किसी भी सूरत में जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आप इसे प्रूव नहीं कर सकते शैलेंद्र धावा जी। आप ये कह सकते हैं कि हमने 10 सालों में या पिछले 9 सालों में जितने नवाचार किए, जितनी बुनियादी जरूरतों की तरफ ध्यान दिलाया, जैसे कि आपने स्वच्छ भारत की बात की, टॉयलेट की बात की, गैस सिलेंडर की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके ये प्रयास प्रशंसनीय है। आपके इन प्रयासों से आम जनता को राहत मिली है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते शैलेंद्र धावाई जी कि पिछले 60 साल में जितना काम हुआ उससे ज्यादा। आप ये कह सकते हैं जो मैंने आपको कहा। बहरहाल डॉक्टर चतुर्वेदी प्लीज, हमारी डिबेट नहीं, मैं मीना जी एक 10 सेकंड प्लीज, आप लोग दोनों सुनिए। हमारी डिबेट की एक गरिमा होती है कि जो बोल रहा है उसे पहले पूरा बोलने दें, उसके बाद दूसरे को बोलने का उतना ही समय मिलेगा। इसलिए प्लीज आप इस तरह से चिल्ला चिल्ली करके अपना, दर्शक का, हमारा किसी का भी समय व्यर्थ ना करें। अब मैं आपके पास दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे दोनों मेहमानों के जो 3 हमारे पत्रकार वरिष्ठ साथी बैठे हुए, मैं उनके पास जाऊंगी। राजीव जैन साहब, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की राजस्थान में जो जंग है, अब एक तरफ से जंग जो है वो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत है। दोनों के बीच में जो लड़ाई है प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जा रहा है और फिर राजस्थान में कहीं कोई चूक हो, ये नहीं हो किसी भी सूरत में। बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। राजीव जैन साहब, बिल्कुल। देखिए मीना जी, अब चुनावों का मैदान सज रहा है। दोनों दल जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री है। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, पूर्व में कहा कि ये सामूहिक नेतृत्व में आएंगे। प्रधानमंत्री की तो रैली, सभाएं, ये सब होंगी और राजनीतिक निर्णय होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे प्रदीप जी जिक्र कर रहे थे कि मोदी जी पूरा राजनीति को सोच के करते हैं, तो राजनीति से में है लोग, तो राजनीति से सोच के फैसले होंगे। उसी हिसाब से नियुक्तियां या पदों पे मनोनयन होगा, राजस्थान के नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से भी पार्टी चाहेगी। लेकिन पार्टी का एक जो सीन समझ में आ रहा है भाजपा का, वो एक धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। आने वाले इस सप्ताह में और भी साफ होगा कि किन नेताओं को क्या भूमिका मिलती है। तो निश्चित रूप से मैदान सजने लग रहा है। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव समिति का गठन कर दिया है, पदाधिकारी बना दिए हैं, बड़ी जंबो जेट उनकी कार्यकारिणी है। भाजपा के भी पदाधिकारी बन गए, जिलाध्यक्षों में भी बदलाव हो रहा है। तो भाजपा भी उन लोगों को पदाधिकारी बना रही है जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो संगठन का काम करेंगे। भाजपा का पूरा फोकस जो इस वक्त लग रहा है कि संगठन को कैसे मजबूत रखा जाए, कैसे मजबूत किया जाए, किन लोगों को आगे लाया जाए। तो वो भाजपा पूरी तरह संगठन के जोर पे आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस का है, जैसे प्रदीप बता रहे थे कि उनकी सरकार की अपनी योजनाएं हैं, जो उनके महंगाई राहत कैंप है या जो भी उनकी योजनाएं हैं, तो उनके बलबूते और अशोक गहलोत की नीतियों के बलबूते वो मैदान में जाएंगे। तो इसमें निश्चित रूप से दोनों पक्षों में एक जोरदार जंग हमको देखने को मिलेगी। और जो मैदान तैयारियों में लग रहे हैं नेताओं को, वो भी आगे आ रहे हैं। अब
दोनों पार्टियों में, जहां अभी जो अपनी चर्चा का विषय था कि भाजपा में वसुंधरा की क्या भूमिका रहेगी, वसुंधरा जी की क्या भूमिका रहेगी, तो दोनों पार्टियों में गुटबाजी अभी वो चरम पर ही रही है। कांग्रेस में भी हमने देखी पायलट वर्सेस गहलोत चलता रहा। पायलट को किस तरीके से उनके आला कमान ने बिल्कुल शांत किया, चुप किया, या उनको क्या प्रलोभन दिए गए कि उनको क्या किया जाएगा, वो एक अलग बात है। इसी तरह भाजपा में है, वसुंधरा वर्सेस संगठन पूरा चल रहा है। वसुंधरा जी को किस तरीके से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राजी रखता है या उनकी क्या भूमिका तय करता है। वसुंधरा जी निश्चित रूप से, जैसे भी सारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि उन्होंने सभी पदों पर रह ली, केंद्र में मंत्री रह ली, प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष रह ली, विधायक भी एक बार रह ली, सांसद भी कई बार, 2 बार मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष की नेता। तो उनका जो एक ग्राफ है वो एक जननेता वाला भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। भाजपा के पास जो जननेता के रूप में वो वसुंधरा राजे हैं, उनको कैसे, उनकी क्या भूमिका तय होती है। वसुंधरा जी खुद भी जो भी चीजें चल रही हैं पार्टी के बड़े नेताओं से, वो जो मिल रही हैं केंद्र में राष्ट्रीय नेताओं से, तो उनको उनकी भूमिका, उनको नया भी जा रहा हो, उनको किस रूप में आगे पीछे रहना है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है, पार्टी अभी तक की जो लाइन जो दिख रही है कि वो सामूहिक नेतृत्व में ही इस चुनावी मैदान में उतरेगी, और कांग्रेस से उसका मुकाबला सामूहिक नेतृत्व में देखा जाना चाहिए। जी मीना जी। और कांग्रेस की हाल ही के दिनों में जो दिल्ली में अभी बैठक हुई पिछली, उसके बाद श्याम सुंदर शर्मा जी, सचिन पायलट लगभग एकदम चुप है। तो सचिन पायलट ने अब मान लिया है कि उन्हें इस चुनावों तक चुप रहना है, और उसके बाद अगर चुनावों में नतीजे जो आएंगे उसके बाद तय होगी उनकी भूमिका, या अभी उनकी भूमिका में कुछ और जो है वो जिस तरह की बातें हो रही थी कि उनके नाम भी कुछ किया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। मीना जी, अभी तो कुछ हुआ क्या है, आप देखिएगा ये समिति बनने से तो कोई किसी को कोई पद दे दो, वहां तो एक लाइन का प्रस्ताव जाता है, हाईकमान को अधिकार देते हैं। अब हाईकमान अधिकार कितने किसको देता है ये आपको भी पता है। तो इसलिए ये कह देना कि बीजेपी में भी समिति बन जाएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा, केवल इंडिविजुअल व्यक्तियों को लगता है कि मेरी सिफारिश कर देगा तो जाकर के कुछ दे भी आता है और अपना बायोडाटा भी देके जा जाता है, लेकिन क्या फैसला कराने में सक्षम हो पाता नहीं। जिसको टिकट नहीं देना होता है, सर्वे में आपका गड़बड़ है, सर्वे में आप ठीक नहीं आ रहे हो, इसलिए टिकट काटा जा रहा है आपका, और जीत वाले को फिर बागी होकर के जीत जाता है। वो आपके देखा आपने कांग्रेस में प्रसादी लाल मीणा बागी होकर जीते थे, महादेव सिंह खंडेला बागी होकर जीते थे, जो करे थे जीत नहीं पाएंगे, तो ये सब जीत जाते हैं। तो फिर हमारे पार्टी के लिए बहुत एसेट्स हैं, क्योंकि हम इसके बिना काम नहीं चला सकते। जब तक देखिए मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत की बात करें या अशोक गहलोत की बात करें, दोनों ही पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाने में सक्षम नहीं होते, अपूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाने में योग्यता रखते हैं। देखिएगा, और आप देखिएगा बड़े आराम से चला रहे हैं दोनों के दोनों। अब आप देखिएगा इस विधानसभा के सत्र में इतने सारे बिल ला करके आप जताना क्या चाहते हो। अब 3-4 साल तक तो कुछ कर नहीं पाए, अब गारंटी भी दे दो, उसकी गारंटी भी दे। अब आपने 10 गारंटी दे दी तो फिर एक बिल ला के गारंटी देने की क्या जरूरत पड़ रही है। आज गारंटी दी है, भाई प्रतिपक्ष ने कहा कि 60% पैसा तो केंद्र देता है मनरेगा का, 40% आप देते हो, गारंटी आप दे रहे हो केंद्र सरकार को, कह रहे हो देने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए जिस तरह के अशोक गहलोत ने कल रात को बैठ करके प्रभारी के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ रणनीति तैयार की है, क्योंकि वो देखिएगा वो अभी पैर के कारण निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, लेकिन घर बैठ करके पूरी राजनीति कर रहे हैं तरीके से। प्रभारी को घर बुला लेते हैं, प्रभारी की स्थिति इतनी कमजोर है कि वो घर चला जाता है मुख्यमंत्री के, मैं आ गया हूँ, हुक्म क्या कहना है आपको। तो देखिए, और बीजेपी का प्रभारी भी आजकल वसुंधरा जी के घर चला जाता है और प्रदेश अध्यक्ष को लेके चला जाता है। तो देखिए कि दोनों प्रभारी हमारे कमजोर आ गए, और कमजोर आने के कारण निर्णय करने में वो नहीं होते। अमित शाह और नरेंद्र मोदी निर्णय करेंगे, इधर राहुल गांधी सोनिया गांधी निर्णय करेंगी, बाकी का निर्णय तो मानता ही नहीं कोई। तो इसलिए देखिए मैं देख रहा हूँ 29 लोगों की कार्यकारिणी बनाई, 29 लोगों में वो सबको ले लिया जो करीब थे उनके, हर जाति के ले लिए, महिला के नाम पर 2 मंत्रियों को ले लिए, दोनों को टिकट चाहिए, बोलेंगे नहीं कुछ भी, उनका क्या अस्तित्व है देखिए। और आप देखिएगा धीरज का क्या अस्तित्व है, या जुबेर खान का क्या अस्तित्व है। ये भवन जितेंद्र निश्चित रूप से अलवर में पंचायत करेगा अपनी, लेकिन बाकी जगह तो अपने अपने देखिए सीपी जोशी कुछ अपने तरीके से बात करेंगे, उनके भी 2-3 मंत्री हैं शामिल, वो अपनी पंचायत थोड़ी बहुत कर सकते हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा किसी एक आध को दिला लेंगे, वो उन्होंने संगठन के महामंत्री तक को भी अपना इसमें शामिल करा लिया। तो देखिएगा जिस तरह का सिनेरियो राजनीति में आ गया है सामने, हमने राजस्थान ने बहुत सारे लोगों को बना के भेजा, राजस्थान को कुछ नहीं मिल पाया ज्यादा। अब देखिए, मैं प्रताप राव जी को सुन रहा था, प्रताप राव जी, हमने विधानसभा से इतने लोगों को भेजा है जो आज केंद्र में बड़े पदों पर है, राजस्थान के साथ क्या मिला आपको? अगर भैरू सिंह जी के टाइम में भी देखिएगा कि हमको मिला नहीं ज्यादा, हम अपने तौर पे जिस तरह से कर पाते वो कर पा रहे हैं। केंद्र में हमने बहुत बड़े मंत्री बना के भेज रखे हैं। देखिए, बूटा सिंह हमारे यहाँ से मंत्री रहे, बलराम जाखड़ हमारे यहाँ से रहे, देवीलाल जी हमारे यहाँ से रहे, और हमको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आज की स्थिति में भी यदि कहा जाए, भूपेंद्र यादव हमारे यहाँ से कानून मंत्री अब हमारे यहाँ से बन गए। इसके अलावा आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को हमने दे दिया, हमको मिला क्या? और हमने लोकसभा अध्यक्ष दे दिया, उपराष्ट्रपति दे दिया, लेकिन हम ईस्टर्न कैनाल को नहीं पूरा करा पाए। अब हम जो कहते हैं कि राजनीति में देखिएगा बहुत, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने जिता के भेजा, भले ही वो भ्रष्टाचार के मामले में बाहर हो गए हो, अलग है बात है, जालोर अपने आप में अलग चीज की देता है। तो इस तरह की स्थितियां राजस्थान के साथ न्याय नहीं हुआ। जो मैं कह रहा था अभी, प्रताप राव जी कह रहे कि राजस्थान को बहुत कुछ कहाँ मिला राजस्थान को। आप बताइए कोई बड़ी इंडस्ट्रीज आई हो, किसी के नाम, कोल साहब के नाम पर एचएमटी आई थी अजमेर में, उसके बाद कोई बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ खड़ी नहीं हो सकी। हम इंडस्ट्रीज बार बार बंद होती जा रही है। कोरोना के टाइम में तो हमने बहुत कुछ खोया, पाया क्या जब? अब जिस तरह से हमारे लोग वहां मौजूद हैं, हम सोच रहे थे कि बहुत कुछ मिल जाएगा, हम वहां कहने की स्थिति में, देखिए धनखड़ साहब क्या कहने की स्थिति में है? क्या लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय कराने के पक्ष में है क्या आपने? या गजेंद्र सिंह शेखावत? अगर नरेंद्र मोदी की निगाहें ठीक है, हमने डबल इंजन की सरकार 2013 में दी थी, आपको पता हो तो 2.5 साल तक तो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत ही नहीं होती थी, जाते नहीं थी दिल्ली। और जो फिर बदनामी हुई, ललित मोदी को ले लीजिए और बहुत सारी चीजें, अगर आप कहेंगे, अब जो सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठा के सामने खड़े कर दिए, बीजेपी घबरा इसलिए रही है कि कहीं जांच कमेटी की घोषणा विधानसभा के सत्र में नहीं हो जाए, इसलिए वसुंधरा जी को अभी कुछ निर्णय नहीं करेंगी, वो रखेंगे सुलझा करके। और सचिन पायलट को क्योंकि पार्टी के लिए आवश्यक है, इसलिए उनको रखा जाएगा। अभी उनका निर्णय कुछ नहीं। आज उनका एक बिल पारित हो रहा है, परीक्षा के नाम पर जो आजीवन कारावास का प्रावधान हो रहा है, उसके बाद आरपीसी में बदलाव की जो बीजेपी कह रही थी वो। और देखिए, आप राजेंद्र राठौड़ की बात करें, राजेंद्र राठौड़ को तो जेल से बचाने का काम वसुंधरा जी ने किया ना, वो तो डायरिया कांड में चले गए थे। अब आप उनकी बातें क्यों कहते हो कि बहुत ताकतवर नहीं है? देखिए कि जो लोग जिनको फॉलोवर हैं, जिनने सब कुछ दिया है बहुतों को, वो तो ले सकते हैं काम में। देखिए वो कभी भी कहाँ क्या कैसे आ जाए कोई पता नहीं पड़ता। राजनीति का खेल बड़ा, मैंने देखा है नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से चंदा इकट्ठा करने के लिए आते थे, भैरू सिंह जी के पास, वो कहते रामदास जी से बात करो, मेरे से बात मत करो, वो सब इकट्ठा करके देंगे। जिसका सारथी थे नरेंद्र मोदी, वो सारथी क्या हुआ? जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के केवल कैंडिडेट के रूप में रहे, नहीं बन पाए ना। श्याम सुंदर शर्मा जी, शैलेंद्र दाभाई जी को तो पता है, शैलेंद्र दाभाई जी जो कह रहे हैं कि अटल बिहारी, नहीं, मैं इनसे पूछो, अटल बिहारी वाजपेयी के शासन को तो मानते ही नहीं है ये, और कह रहे हैं कि केवल नरेंद्र मोदी ने किया देश का भला। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नेशनल हाईवे की जो थीम दी थी, उसके कारण आज नेशनल हाईवे बने। या आप देखिएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना दी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। ये सब चीजें आप भूल जाए, अटल बिहारी वाजपेयी को भूल रहे हो, जिसने नरेंद्र मोदी को बनाने का प्रयास किया, और जिसके सारथी थे अडवाणी जी के, वो सारथी कहाँ गया? आपको पता है ये सारथी आगे आ गया। हवाई जी ने बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया था। राजनीति जो है वो समय, काल, परिस्थिति, पद, प्रतिष्ठा सबसे जुड़ी हुई है। आज नरेंद्र मोदी का दौर चल रहा है, आज वहां पर जो उनकी निगाहों में है वही सब कुछ है, और इसलिए सब नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की, नरेंद्र मोदी की योजनाओं की चर्चा करते हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही है। राजस्थान में अशोक गहलोत की बातें होती हैं, अशोक गहलोत ने जो योजनाएं बनाई हैं उनके दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के हर व्यक्ति का जो अभी कम से कम खुली मंच से अभी कोई उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि सत्ता में वो है। आपने खुद कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि 40,000 लोगों को मुख्यमंत्री जो है वो डिप्यूट करता है अलग अलग जगह पर। तो ऐसे ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्य में हो, तो उनके साथ खड़ा होना राजनीतिक दल के नेताओं की सीमाएं हैं, अगर हम ये कहें, और इसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी,
कांग्रेस में विषपान कौन कर रहा है आने वाले दिनों, क्योंकि यहाँ पर भी वही हालात है। यहाँ पर सिर्फ अशोक गहलोत जो तय करते हैं, लगभग वही दिख रहा है। श्याम सुंदर शर्मा जी ने ठीक कहा, प्रभारी उनके घर पहुंच जाते हैं, प्रभारी दूसरे गुट के लोगों से मिलते नहीं है, मिलते हैं तो जिस तरह के जेस्चर उनके फोटोशूट में आते हैं वो बता देते हैं कि वो खुश नहीं है, मैसेज दे देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि हम आपके आदेश की पालना कर रहे हैं। प्रदीप जी। मीना जी देखिए, वर्तमान स्वरूप अगर आप राजनीति का देखें तो जो लोग राजनीतिक में सक्रिय हैं और जो ग्रुप लीडर होते हैं, जिनकी अपनी टीम होती है, आज व्यक्तिगत तौर पर राजनीति नहीं हो सकती है। जिन लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, क्षमता होती है, वही लोग अपना एक समूह बनाकर एक राजनीतिक प्रभाव बनाते हैं। और उसी तरह के नेता वसुंधरा जी भी हैं तो अशोक गहलोत भी हैं। उनके वो शायद सत्ता में रहें चाहे न रहें, उनकी इंटेंट लीडर क्वालिटी जो है उसकी वजह से वो हमेशा चर्चा में रहती है। और उनके साथ इन लोगों में अच्छी बात यह है कि ये अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं और इसीलिए वो लोग मुख्य धारा में रहते हैं। वही बात अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत के बारे में आप बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत पिछले 50 साल से राजनीति में हैं। राजस्थान में एक एक ब्लॉक में 4 से 5 कार्यकर्ता को जानते हैं। उनके पास अमृत इस बार भी उन्हें ही मिलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उसकी वजह है कि अगर आपके पास राजनीतिक पूंजी है, आपके पास कार्यकर्ताओं की पूंजी है, तो मेरा मानना है कि आप कभी भी अपने सिस्टम में फेल नहीं हो सकते हैं। और राजनीतिक पूंजी जिनमें लोगों के फॉलोअर्स होते हैं और वो पूंजी होती है, वे हमेशा लड़ाई में आगे रहते हैं, चाहे उनका समय खराब आए, लेकिन वो कभी भी ओझल नहीं होते और सिस्टम में बने रहते हैं। उसमें अशोक गहलोत भी सिरमौर है और वसुंधरा जी भी सिरमौर है। वो भी अपने वेल विशर्स को फॉलो करती है, उनका वेलफेयर काम करती है। इसलिए राजनीति में जो लोग अपने समूह के साथ काम करते हैं, अपनी विश्वसनीयता कायम करते हैं, ऐसे लोग हमेशा राजनीतिक धारा में बने रहते हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं। जी, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत को माइनस कर दिया, उनके आसपास लीडरशिप अगर पूरे राजस्थान में कहें तो उनके साथ खड़े होने वाले उनके फॉलोवर, क्योंकि वो कुर्सी पर हैं इसलिए तो हैं। लेकिन प्रताप राव जी, खुदा न खास्ता कांग्रेस पार्टी जो है वो आने वाले समय में अगर वसुंधरा राजे जी वाली स्थिति में अशोक गहलोत जी भी नजर आ सकते हैं विषपान करने वाली स्थिति में। मीना जी देखिए, विषपान की जब बात चल रही है तो राजनीति का मतलब ही विषपान है। राजनीति में जो आता है तो उसको वैसे ही समझ लेना चाहिए कि वो विषपान करने आ रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति में विष उगलना और विष को पीना ये दोनों ही होता रहता है। और ये कोई आज के लोकतंत्र की बात नहीं है, ये प्राचीन समय से ही विषपान होता रहा है। हमें पता है कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और अचानक उनको वनवास हो जाता है, विषपान करना पड़ता है। तो इसलिए राजनीति में विषपान की बातें सामान्य बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो वसुंधरा जी ने कहा कि विषपान करना पड़ता है, तो वो उसके जो एक स्वभाव है राजनीति का, उसको लेकर उन्होंने कहा है और वास्तव में एक ऐतिहासिक तथ्य भी है। इसलिए हमें विषपान से ज्यादा, लेकिन दूसरी बात यह है कि आज जिस बात की हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान की भूमिका, क्योंकि श्याम जी ने एक बात भी उठाई, उन्होंने कहा कि आखिर में इतने नेता गए अपने दिल्ली, लेकिन उन्होंने राजस्थान को क्या दिया। ये मेरा एक मानना है कि निश्चित तौर पे ये उनकी शिकायत से मैं भी सहमत हूँ कि राजस्थान को जहां होना चाहिए था, राजस्थान आज वहां नहीं है। राजस्थान सबसे बड़ा संसाधन युक्त प्रदेश है। राजस्थान में आज जो कर्मठता है वो नहीं है। हम जब पूरे देश के पेट को भरने वाले लोग हैं, वो हमारे राजस्थान में क्यों अपना कौशल और अपना कर्म दिखा नहीं पाते, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान क्यों पिछड़े राज्यों में आता है, क्यों आर्थिक दशा जो राजस्थान की 17वें स्थान पर है, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो श्याम जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, चाहे हम सब के लिए चैलेंज सभी के लिए है। और ये हम सब के सामने सवाल खड़े करते हैं। केवल राजनीतिक नेतृत्व तो एक अकेला जिम्मेदार हो, मैं ऐसा नहीं कहता। ये हम सब लोग भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं कि हम राजस्थान की जो मांग है, राजस्थान की जो डिमांड है या राजस्थान की जो जरूरत है, उसको हम उस ताकत के साथ मिलजुल कर उस तरह से उठा ही नहीं पा रहे कि जिस तरह से दूसरे राज्यों के लोग कर पाते हैं, नेता कर पाते हैं। देखिए, दूसरे छोटे छोटे राज्य इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं,
उनकी जो जरूरतें हैं वो केंद्र पे दबाव बनाते हैं या अपने संसाधनों से उसे उपजाते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो जिस तरह की हमारी चर्चा चल रही है कि वसुंधरा राजे जी से प्रभारी मिलने चला गया और अशोक गहलोत से प्रभारी मिलने चला गया, हम इसमें उलझे रहते हैं। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर जिसके पास टाइम है तो अगर मिलने चला गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मिलना जुलना हमने यूरोप और अमेरिका की राजनीति देखी है, उसमें प्रेसिडेंट कहीं चला जाए, हमने देखा है कि वहां के प्रधानमंत्री बाजारों में घूमते हुए मिलते हैं। तो ये सब छोटी बातों से हमें निकलना होगा। कौन कहाँ किससे मिलने चला गया, किसने आगे बढ़कर हाथ मिला दिया। देखिए, हमें राजस्थान के हित में अगर झुकना भी पड़े करने होंगे, जितना बड़ा राजस्थान है उतने बड़े दिल भी करने होंगे। लेकिन आज तो हकीकत ये है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान के उद्यमी, राजस्थान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, राजस्थान के हर क्षेत्र के एक्सपर्ट ना सिर्फ इस देश के हर राज्य में बल्कि दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि राजस्थान को उतना हिस्सा नहीं मिल पाया जितना राजस्थान डिजर्व करता है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार कोशिश कर रही है राजनीतिक पदों के जरिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं अपनी योजनाओं के जरिए। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पैनल के लोगों को सुनने के बाद वो अपना नैरेटिव बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी कोशिश रहती है जो नैरेटिव लोगों द्वारा बनाए जाते हैं उनसे बाहर निकलकर आप अपनी खुद की सोच विकसित करें। हम कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में जो हमारे दर्शक हैं वो अपने सुझाव और प्रतिक्रिया देते हैं उनको शामिल करें। तपन कुमार जैना जी, आप अपनी भाषा को ठीक करिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बात को शामिल करें। आपकी भाषा ऐसी नहीं है कि उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। सबील अली जी भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इतनी सुंदर शब्दों में आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे, इसलिए मैं दर्शकों के साथ साझा नहीं कर रही। आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए मरुधरा की बात।